अभी तक ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1892 की विंटर्स में मेरी खुशियों के इस ब्राइट चमकते हुए आसमान में एक काला बादल आ गया अपना अंधेरा लेकर। एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, खुशी मेरे चेहरे से गायब हो गई थी। मैं एक डर में रहने लगी, एक चिंता में। बुक्स से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था। दरअसल हुआ क्या था, एक स्टोरी थी, द फॉरेस्ट किंग। इसको मैंने लिखा था। मैंने इस स्टोरी को घर पर बैठे बैठे लिखा। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी जिसको मैं पब्लिश करवाना चाहती थी। जैसे जैसे मेरे दिमाग में इवेंट्स बनते जा रहे थे, वैसे वैसे मैंने ब्रेल स्लेट पर लिखना शुरू कर दिया। बड़ी आसानी से मेरे दिमाग में स्टोरी आ रही थी, बिना एफर्ट्स लगाए। इसका मतलब ये भी तो हो सकता था कि मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ रखी हो, ये मेरे दिमाग की क्रिएशन ना हो। उस वक्त मुझे नहीं पता था ये क्रिएशन खुद के दिमाग की क्या होती है या कहीं से पढ़ी हुई होती है। मैं वैसे ही लिख रही थी। जब स्टोरी ख़त्म हो गई तो मैंने सबसे पहले स्टोरी को अपने टीचर के सामने पढ़ा, और जब उनको अच्छी लगी तो डिनर के टाइम पूरी फैमिली के सामने पढ़ा। तो सब सरप्राइज हो गए कि मैंने इतना अच्छा कैसे लिख लिया। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कहीं से इसको कॉपी तो नहीं किया तुमने, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो मेरी स्टोरी है। इसके बाद मैंने मिस्टर अनैग्नस को ये स्टोरी भेज दी। अपनी पर्किंस इंस्टीट्यूशन के हेड थे जो, उनको भेज दी उनके बर्थडे पर। उनको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। जब उनको अच्छा लगा तो उन्हीं के कहने पर मैंने इसका टाइटल भी चेंज किया। मिस्टर अनैग्नस इतने खुश हुए कि स्टोरी को उन्होंने पब्लिश करवा दिया। लेकिन स्टोरी के पब्लिश होने के बाद क्या पता चलता है कि ये स्टोरी किसी ने बहुत पहले लिख दी है। जो स्टोरी मैंने लिखी थी वो फ्रॉस्ट वेरीज की कॉपी है, मिस मार्गरेट की स्टोरी की कॉपी है। मुझे बताया गया कि जो मैंने किया था उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है साहित्य की चोरी। मैं पहले पहले समझ नहीं सकी, लेकिन बाद में समझाया गया कि ये चोरी करना होता है किसी और के लिटरेचर में से, वैसे कि वैसे तुम सेम टू सेम नहीं उतार सकते। ये चीज़ सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उस वक्त जितना दुख मुझे हुआ था उस एज के अंदर, उतना शायद ही किसी बच्चे को हुआ होगा। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। मिस्टर अनैग्नस को मुझ पर भरोसा था, जो भरोसा मैंने तोड़ दिया था। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मुझे बुलवाया गया। मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। उन लोगों को लग रहा था जैसे मैंने जानबूझकर ये सब किया है सिंपैथी पाने के लिए, क्योंकि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। दोस्तों, इस इंसिडेंट ने हेलन के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि उसके बाद वो खुद के ही लिखे हुए वर्ड्स पर शक करने लगी। जो कुछ भी वो लिखती थी कहीं उसने किसी बुक में से तो नहीं पढ़ा, ऐसा वो सोचती थी बार बार। यहाँ तक कि अपनी माँ को जो लेटर लिखती थी वो भी। इनको लिखने में भी उसको डर लगता था कि कहीं इसमें भी वो चोरी के वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रही। हेलन खुद बोलती हैं कि इस छोटे से इंसिडेंट ने उनकी लाइफ और एजुकेशन पर बहुत असर डाला। वो खुद को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करने लगी, कॉन्फिडेंस खो दिया था। लेकिन इसके बाद हेलन को किसी ने समझाया कि इस दुनिया में ओरिजिनल चीज़ है सिर्फ हम जो पैदा होते हैं, उसके अलावा सब कुछ कॉपी है, सब कुछ कॉपी है। कॉपी करने से डरो मत, लेकिन उससे सीखो, ये बड़ी बात है। उससे सीखो और अपने वर्क्स को लिखो। धीरे धीरे हेलन को भी समझ में आ गया कि किसी की स्टोरीज को ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, बल्कि उससे आइडियाज़ लेने हैं और अपनी स्टोरी लिखनी है। लेकिन फिर इसके बाद जब हेलन की बुक स्टोरी ऑफ माई लाइफ पब्लिश हुई थी तो मिस्टर अनैग्नस ने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि हेलन पर मुझे हमेशा से भरोसा था कि हेलन इनोसेंट है, उसने जानबूझ के ऐसा सब कुछ नहीं किया। फिर महीने गुजरते गए और गुजरते हुए महीनों के साथ ज़िंदगी का ये डार्क एपिसोड एक मेमोरी में फेड होता गया। धीरे धीरे मैं भूलती गई, लेकिन अभी भी अपनी स्टोरी लिखने में मैं बहुत घबरा रही थी कि कहीं कई सालों पहले किसी और ने ये स्टोरी ना लिख दी हो, फिर से मैं पकड़ी जाऊं। जब भी मैं लिखने बैठती थी तो ये डर मेरे वर्ड्स को मुझसे चुरा लेता था और मुझे आगे लिखने से रोकता था। उस वक्त मिस सलिवन ने मुझे इनकरेज किया और उन्हीं के सपोर्ट से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआती पार्ट को लिखा। इसके बाद 1893 में हम लोग शिकागो गए वर्ल्ड फेयर में। वहाँ जाकर इतनी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जिनको मैंने सिर्फ पढ़ा था और इमेजिन किया था। जैसे वो वाला शिप सांता मारिया जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस बैठकर आया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी मेरे साथ में थे। उन्होंने मुझे बताया है कैसे वायर के थ्रू मैसेजेस जाते हैं। जब मुझे पता चला कि टेलीफोन नाम की भी कोई चीज़ होती है तो मुझे चमत्कार जैसा लगा कि अच्छा, इंसान इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब ऐसे वायर के थ्रू मैसेजेस जाते हैं।
3 हफ्ते तक वहाँ समय गुजारने के बाद मैंने साइंस के बारे में बहुत कुछ जाना। फिर उसके बाद 1893 में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वेरियस सब्जेक्ट्स को रेगुलेटेड मैनर में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले मेरी जो भी पढ़ाई चल रही थी वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं थी। मैंने इस वक्त फ्रेंच बुक से फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ना सीखी और मेरे कुछ फेवरेट पोइट्स और पोएम्स भी पढ़ी। उस वक्त मेरे फेवरेट पोइट्स की पोएम्स को मैं मिस सलिवन के साथ बैठकर ज़ोर ज़ोर से गाती थी अपने मुंह से, ताकि मेरी स्पीच को इम्प्रूव किया जा सके। वर्ल्ड फेयर में जाने के बाद मिस सलिवन के साथ में मैं पेंसिल्वेनिया में पढ़ने गई। उस वक्त वहाँ मेरे पड़ोसी थे, एक अच्छा पड़ोसी था हमारा। उसने ऑफ़र दिया कि मुझे लैटिन सिखाएगा। शुरू में तो लैटिन की ग्रामर मुझे बिल्कुल समझने में बहुत हार्ड लग रही थी, लेकिन बाद में लैटिन पढ़ने में बहुत एंजॉय करने लगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मेरे को लैटिन में पहले से पता थे। टेनिसन की पोएम्स पढ़ के सीखे थे, और ये पहली बार था किसी ऑथर की स्टाइल को मैंने पहचाना था, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेजेस के मामले में हेलन ने 13 साल की उम्र में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। अब वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच तक सीमित नहीं थी, बल्कि लैटिन लैंग्वेज, जो कि स्कॉलर्स की लैंग्वेज मानी जाती थी, उसे भी समझने लगी थी। लैटिन बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज हेलन यहाँ पर बोलती है, बहुत मज़ा आता है इस लैंग्वेज को सीखने में। 1894 में ये तय हुआ कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल में पढ़ूंगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से। वोकल कल्चर, लिप रीडिंग, अर्थमेटिक, फिजिकल जियोग्राफी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब चीज़ें मुझे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी थी। तो जर्मन की टीचर तो बहुत ही अच्छी थी, वो मेरी प्रोग्रेस देख सकती थी धीरे धीरे। लेकिन फ्रेंच की टीचर ने लिप रीडिंग पर ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से मेरी स्लो प्रोग्रेस हुई। ये अर्थमेटिक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था। शुरू से मैंने आपको बताया था ये मुझे नंबर्स समझ में नहीं आते, तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन मैं पढ़ती रही। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में अलग अलग जगहों पर मैं घूमती थी, सेंट्रल पार्क वगैरह, अपनी एजुकेशन को एंजॉय करती थी अलग अलग जगहों पर जाकर। लेकिन तभी एक न्यूज़ ने मुझे निराश कर दिया कि मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर जॉन पी, उनकी डेथ हो गई है। इस न्यूज़ से मुझे बहुत दुख हुआ। फिर इसके बाद 1896 में मैंने कैम्ब्रिज के स्कूल ऑफ यंग लेडीज़ को ज्वाइन किया। ये मेरा पहला स्टेप था मेरे ड्रीम की तरफ। मेरा ड्रीम था कॉलेज में जाना, तो मैंने यहाँ पर स्कूल को ज्वाइन किया। ये मेरा पहला स्टेप था। मैंने बचपन में ड्रीम देखा था कि एक दिन कॉलेज में ज़रूर जाऊँगी। मिस सलिवन के साथ मैं यहाँ पर गई स्कूल में, बहुत वैरायटी में सब्जेक्ट पढ़े मैंने। वो क्लास में मेरे साथ में ही बैठती थी, और जो कुछ भी सामने टीचर बोलती थी वो अपने हाथों से मुझे बताती थी, और बाकी का टाइम वो मुझे उन बुक्स को पढ़ाती थी जिन्हें मैं अपनी फिंगर्स से फील नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ लिया, बहुत सारे गेम्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पर हिस्सा लिया। क्रिसमस पर मेरी मदर भी यहाँ पर मुझसे मिलने आई, और साथ में मेरी बहन मिल्ड्रेड को यहाँ पर छोड़ के गई पढ़ने के लिए। अब रेडक्लिफ कॉलेज में जाने के लिए स्कूल का एग्ज़ाम देना था। जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक, रोमन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ। मुझे एक सीट दी गई, एक टाइपराइटर दिया गया आंसर्स लिखने के लिए। क्वेश्चंस मुझे मिस सलिवन बताएंगी और मुझे आंसर्स लिखने टाइपराइटर पे। और ये सब करते हुए मैंने एग्ज़ाम्स को पास कर लिया। अब दूसरे साल मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। जिन बुक्स की मुझे ज़रूरत थी वो ब्रेल में अवेलेबल नहीं थी, जिसको मैं पढ़ सकती थी, और क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी थी, और टीचर मुझ अकेली को स्पेशल अटेंशन कैसे दे। यहाँ पर मैं कहूँगी कि मिस सलिवन ने आज तक मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था हर एक चीज़ को। ये पहली बार था पिछले 11 सालों में वो मुझे कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। लेकिन टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधरने लगी कि बुक्स मंगवाई गई। लेकिन फिर इसके बाद मेरी मदर ने ही मुझे स्कूल से निकलवा दिया, घर पर स्टडीज़ करवाई। और इसके बाद जून 1899 में फाइनल एग्ज़ाम्स हुए रेडक्लिफ में एंट्रेंस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में आई, कि अब ये लोग बोल रहे थे मिस सलिवन को मेरे साथ में नहीं बैठेंगे, अलाउ नहीं करेंगे मेरे साथ में एग्ज़ाम देने के लिए। क्वेश्चंस पढ़ने के लिए कोई दूसरा टीचर आएगा, और दूसरे टाइप के ब्रेल का यूज़ करेंगे। ये लोग जो अब तक ब्रेल का यूज़ करते हुए आए थे वो नहीं करेंगे एग्ज़ाम पेपर के लिए। लेकिन इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद मैंने प्रैक्टिस की और एग्ज़ाम पास भी किया। और फाइनली इन द ईयर 1900 मेरा सपना पूरा हुआ कॉलेज जाने का। अपनी मेहनत से यहाँ पर हेलन केलर पहुँची थी, लेकिन इसी के साथ वो बोलती हैं कि मैं वहाँ का पहला दिन नहीं भूल सकती कभी भी, जहाँ मुझे ऐसे लोगों के साथ में डील करना पड़ा जो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं थे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। धीरे धीरे जो मेरे आइडियाज़ थे कॉलेज में जाने के, जो मेरी फैंटेसी मैंने बनाई थी, वो सब ख़त्म होने लगी।
कि सच तो कुछ और ही है। यहाँ तो मुझे सोचने तक का टाइम नहीं मिल रहा था, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्लासेस बहुत लंबी लंबी होती थी, नोट्स में बना नहीं पाती थी, बुक्स मिली नहीं और चीज़ें बहुत हार्ड होती जा रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी थी, दिमाग में गोल फिक्स था। सेकेंड ईयर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर हेलन केलर वो बात बोलती जो मेरे भी दिमाग में चलती है। वो बोलती है कि इंग्लिश लिटरेचर बना है पढ़ने के लिए, इसकी पोएम्स को, इसके टेक्स्ट को एंजॉय करने के लिए। ये क्रिटिकल स्टडीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इसका क्या काम है? उनके हिसाब से लिटरेचर को एंजॉय करना चाहिए, उसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए, जो आजकल हो रहा है। यहाँ पर वर्क से ज़्यादा एनालिसिस होता है आज के टाइम पर। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जिन्होंने मुझे पेशेंस रखना सिखाया और ये भी सिखाया कि नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज ये खुशी देती है। पावर पाने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ इसके बाद हेलन केलर बहुत ही कमाल की बात बताती हैं कि बुक्स का उनकी लाइफ में क्या रोल रहा है। उनको याद है कि 1887 में पहली बार उन्होंने कोई कनेक्टेड स्टोरी पढ़ी थी। हालांकि मिस सलिवन ने उन्हें बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी, लेकिन फिर भी वो स्टोरीज़ को खुद पढ़ना बहुत पसंद करती थी, ब्रेल से। पहली बार कोई स्टोरी पढ़ने से इतनी सारी बुक्स पढ़ने तक मैंने दुनिया को देखा है, उस दुनिया को जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाई। पास्ट सिविलाइजेशंस को देखा। होमर की जब एलियट पढ़ी तो इसको पढ़ने के बाद ग्रीस के बारे में जानने को मिला और इच्छा हुई। फिर बाइबल और फिर शेक्सपियर माय फेवरेट, जिसके ड्रामाज को पढ़कर, उसकी लैंग्वेज को पढ़कर पता चला कि ये इंसान के नेचर को कितना समझता था। याद में जर्मन और फ्रेंच पोइट्स, अलग अलग रीजंस हैं अलग अलग पोइट्स को और राइटर्स को पसंद करने के। ये सब मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। बुक्स में एक फ्रीडम मिलती है, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। अगर ये लिटरेचर ना होता तो शायद मेरी लर्निंग भी लिमिटेड होती। यहाँ पर सिर्फ बुक्स की बात नहीं करती हेलन केलर, बल्कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी वो उतना ही आगे थी, जैसे कि स्विमिंग। और फाइनली इस बुक को ख़त्म करते करते वो अपनी लाइफ में उन सारे लोगों को थैंक यू करना चाहती हैं जिनके होने से उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हुई। उनकी माँ, उनके फादर, उनके इंग्लिश लिटरेचर के टीचर, उनकी छोटी बहन और डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने एक गूंगी बहरी बच्ची को एक उम्मीद दी, जिनको ये बुक डेडिकेट की है उन्होंने। और सबसे ज़्यादा उनकी टीचर मिस सलिवन, जो ज़िंदगी भर उनके साथ रही।